देखो क्रिप्टो करेंसी सतोशी नाकामोटो, और एग्जांपल देखो इथीरियम, रिपल, लाइटकॉइन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन करता है प्लस फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है। जैसे कि वेनेजुएला में जब एक्सट्रीम वो आया, उनकी जो करेंसी है वो एक्सट्रीमली जब गिर गई, तो लोगों ने क्रिप्टो करेंसी बाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, ग्लोबल ट्रांजैक्शन प्लस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे रिपल्स XRP, ये क्या करता है, रिपल्स XRP जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है, और सेंटेंडर्स अमेरिका और अमेरिका एक्सप्रेस, ये दोनों इनसे वो एक्सेप्ट करते हैं, सेंटेंडर और अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन के भी काम आता है। जैसे बिटकॉइन को बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला कि इट इज़ लाइक डिजिटल गोल्ड। ठीक है, अब आते हैं चैलेंजेस देखते हैं। वोलेटिलिटी है, ह्यूज वोलेटिलिटी है, रेगुलेटरी कंसर्न है, और बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करता है। चलिए अब हम देखते हैं इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। इंडिया फिनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कॉइन है वजीरेक्स है, कॉइन DCX है, और वो क्या है XRP XRP DCX और जेप पे। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को सपोर्ट करता है। जैसे कि पॉलीगन एक स्टार्टअप है जो कि बिटकॉइन से रिलेटेड है। ठीक है, 2021 में इंडिया के अंदर 15 से 20 मिलियन लोग थे जिनके पास एसेट था कितना, $6 बिलियन का। ओके, चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। RBI ने क्या किया था, 2018 में इसको बैन कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रीस्टोर कर लिया था। यूथ प्लस स्पेकुलेशंस, 2021 में बिटकॉइन बहुत ज़्यादा मतलब स्पेकुलेट हो गया था, और उससे कुछ लोगों ने पैसा बनाया था, कुछ का डूब गया था। सिक्योरिटी एंड फ्रॉड, जैसे यूरोस ग्रुप इस्कॉम 2020, 2020। ठीक है, देखो इसमें प्रॉफिट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, अल्टरनेटिव इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है, एनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये कंक्लूजन है, ये डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाता है, लेकिन वोलेटाइल है, अपॉर्चुनिटी विद चैलेंजेस है। ठीक है, हम इधर देखते हैं क्लियर एंड कम्प्रहेंसिव रेगुलेशन होना चाहिए। हमें फोस्टर करना चाहिए इनोवेशन को एंड एजुकेट करना चाहिए सिटीजन्स को। क्लियर एंड कम्प्रहेंसिव इनोवेशन होना चाहिए, फोस्टर करना चाहिए हमें क्लियर एंड कम्प्रहेंसिव रेगुलेशन फोस्टर करना चाहिए हमें इनोवेशन को, और एजुकेट करना चाहिए सिटीजन्स को। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या है, ये लीगल टेंडर है, लाइक फिएट करेंसी। ठीक है, लीगल टेंडर है ये, नॉट, लेकिन इसमें कुछ इसकी स्पेशलिटी देखते हैं, नॉट पैक्ड टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह। ठीक है, ये ब्लॉकचेन प्लस इससे क्या होगा, जो प्रिंटिंग प्राइस है वो कम हो जाएगा, इशूड बाई स्टेट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ानी है, सिक्योरिटी और ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कर रहे हैं, डिजिटल इकॉनमी को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे, कॉस्ट एफिशिएंसी कर रहे हैं, डिजिटल इकॉनमी को प्रमोट कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ने रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, सिक्योरिटी और ट्रस्ट। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा वो देखते हैं बेनिफिट। सपोर्ट करेगा पेमेंट रेजिलिएंट, अवॉइड करेगा रिस्क ऑफ अदर प्राइवेट डिजिटल करेंसीज, प्रमोट करेगा, ये क्या हो गया, प्रमोट करेगा CEI, फ्यूचर पेमेंट नीड इन डिजिटल इकॉनमी। ठीक है, स्मूथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहा है, एड्रेसिंग
consequences of decline in cash. इकोनॉमिक एंड इंक्लूसिव है क्या? कंप्रहेंसिव इकोनॉमी प्रमोट के सपोर्ट करेगा पेमेंट सिस्टम को, अवॉइड करेगा अदर प्राइवेट करेंसी का जो रिस्क आ रहा है, डिजिटल उसको डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा, और जो कैश रिप्लेस हुआ है उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। स्मूथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव देखो, सिक्योरिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगा, अनोनिमिटी रहेगी क्योंकि हम आपका डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमें ऑफलाइन मिलेगा, प्रोग्रामेबिलिटी भी होगी, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर और मॉनेटरी, क्रॉस बॉर्डर वो मिलेगा, और मॉनेटरी जो इकोनॉमी पॉलिसी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेगेटिव देखो, साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है, प्रेफरेंस ऑफ और यूपीआई, तो उसको आपको ऐसा बनाना पड़ेगा यूपीआई से मिल पाए, नॉन रिम्यूनरेटिव नेचर, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, यानी ये मैं पता नहीं है अभी। अब आते हैं साइबर थ्रेट। द फ्यूचर ऑफ वारफेयर इज़ नॉट जस्ट अबाउट tanks and missile, but also about cyber threat and attacks. General Keith Alexander. India's nuclear progress is not just about energy; it is about national security and self-reliance. Raja Ramanna. मतलब the future of warfare is not just about tanks and missiles, but also about cyber threat and attack. General Keith Alexander. India's nuclear progress is not just about energy, it is about national security and self-reliance. Raja Ramanna. Economic growth does not mean anything unless it is inclusive growth. John Green. अब आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका जो पिलर्स हैं, एक तो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। इसमें देखो ये क्या करेगी, प्रॉपर्टी रिडक्शन में काम करेगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कराएगी और इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी करेगी। इसके अलावा क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कराएगी, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेगी, एग्रीकल्चर और सोशल स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। अब देखो इंडिया, क्या हम कह सकते हैं कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ, देखो इंडिया कह रहा है कि मतलब पॉवर्टी, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, 2005 में हमारे पास 44% पॉवर्टी थी, जो कि 2019 में 15.7% बची, ठीक है। मतलब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 2005 में हमारे पास 44% पॉवर्टी थी, जो कि 2019 में 15.7% बची। हेल्थ में देखा जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के 67.5% हो गई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चला रहे हैं, एजुकेशन में सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितने अकाउंट हैं, 47 करोड़ अकाउंट हैं, फेब 2023 का डेटा है, ठीक है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देखते हैं, मुद्रा हम चला रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया और एसडीजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। मिनिमम वेजेस एंड रिजर्वेशन, ये सब मिल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हो रहा है। तो देखो हमने देखा कि पॉवर्टी कम हो रही है, हेल्थ मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, फूड भी मिल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के 2 इंसिडेंट्स दिखाओ, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, मिनिमम वेज भी मिल रहा है, रिजर्वेशन भी मिल रहा है। चैलेंजेस देखें, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में 3.2% जो है वो वर्कर्स, इंडिया में PLFS मतलब, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.2% है, जबकि बिहार में 11.4% है, अगर हम CMIE का डेटा माने, ठीक है। CMIE एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए 44% जो एग्रीकल्चर है
उतने लोग 44% लोग हैं, लेकिन 16.5% GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है। रीजनल डिस्पैरिटी हमें दिख ही रहा है, रूरल अर्बन डिवाइड है, इनफॉर्मल सेक्टर है। अब हम मेजर्स क्या कर लेना है, तो मेजर में तो हमें देखना है एग्रीकल्चर में बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप 4.0 हो गया। MSME में BIP चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्ञान संपर्क योजना, ग्राम संपर्क योजना। स्किल में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में चीफ मिनिस्टर नारी शक्ति योजना, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जीविका चला रहे हैं। हेल्थ के लिए मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना, ठीक है। एजुकेशन के लिए बिहार सेकेंडरी पता नहीं क्या है, स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है, जैसे बिहार फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया। एनवायरनमेंट के लिए बिहार क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, ठीक है। हम कंक्लूज़न देखते हैं। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेनी है, जिसमें गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, इंटरप्राइज और सोशल सेक्टर पेनिट्रेशन, इन सबको हमें फोकस करना है, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। Financial inclusion is not just about giving people access to financial services. It is about giving them the tool to build a better life. Financial inclusion is not just about giving access to financial services. It is about giving them tool to build a better life. ठीक है। अब हम आते हैं क्या मतलब एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। 2023 मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कह रही है कि 2019 में हम UPI से 1.8 बिलियन को ट्रांजैक्ट कर रहे थे, लेकिन 2024 में हम 16.67 बिलियन ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। अगर हम बैंक अकाउंट होल्डर देखें 78% है। एक्सेस टू क्रेडिट केवल 27% लोगों को है अडल्ट। तो बैंक अकाउंट 78%, बैंक अकाउंट जो है वो 78% लोगों के पास है, जबकि एक्सेस टू क्रेडिट ओनली 27% अडल्ट्स के पास है। देखो जो बैंक अकाउंट है वो 78% लोगों के साथ पास है। बैंक अकाउंट 78%, बैंक अकाउंट जो है वो 78% लोगों के पास है, लेकिन जो एक्सेस टू क्रेडिट है वो 27% लोगों के पास है। ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2021। अब हम आते हैं, वर्ल्ड बैंक ने कुछ उसका वो दिया है, AUQAR इक्वार टाइप है, ठीक है। ए फॉर एक्सेस हो गया, यू पे ए फॉर एक्सेस, यू फॉर यूजेस, क्यू फॉर क्वालिटी, ए फॉर अफोर्डेबिलिटी, आर फॉर रेजिलियंस। ये सब इसके प्लर हैं। इक्वार ये सब प्लर हैं, ठीक है। अब आते हैं बिहार में। देखो लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज हैं। देखो हमने लिखा बिहार और नेशनल। अगर देखो बैंक देखा जाए ना तो बिहार में 10.5 बैंक हैं, ठीक है। 1 लाख पॉपुलेशन की बात हो रही है, जबकि इंडिया में 14.7 बैंक है। 10.5 5 दूनी 10 होता है ना, तो 10.5 जो बैंक हैं वो कहाँ हैं, बिहार में, जबकि नेशनल लेवल पे 14.7 बैंक हैं। ATMs की बात देखी जाए तो यहाँ 22.1 ATM, यहाँ 6 ATM है 1 लाख के ऊपर। 2019 की बात है। इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट जो है केवल बिहार में 43% लोगों के पास है, जबकि नेशनल एवरेज 65% है। NSSO 2020, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, तो 24% है बिहार में, जबकि नेशनल एवरेज 35 है, ठीक है। पॉवर्टी की बात करें 33.7% जो पॉपुलेशन है वो BPL है, जबकि नेशनल एवरेज होगा, नीति कह रहा है 20%, ठीक है। और आते हैं इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग करस्पॉन्डेंट है नहीं, बिहार में 12% है, नेशनल एवरेज 19% है। 40% लोग अभी भी मनी लेंडर के सहारे जी रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से देखते हैं बिहार। देखो लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज है। हम कैसे कह रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर 1 लाख पॉपुलेशन पे नेशनल में बैंक देखे जाए तो वो 14.7 हैं, जबकि बिहार में केवल 10.5 हैं, ठीक है। ATM देखा जाए तो बिहार में 6 हैं और नेशनल में 22.1 है, 6.1 22.1। अब देखिए इंटरनेट एक्सेस, तो बिहार में 43% जो लोग हैं, बिहार में 43% जो लोग हैं उनके पास है
जबकि नेशन में 65% लोगों के पास है। NSSO कह रहा है ये, ठीक है। फिनेंशियल लिटरेसी बिहार में कम है, 24% है, जबकि नेशनल में 35% है। पॉवर्टी 1/3 पॉपुलेशन पुअर है, जबकि नेशनल में नीति आयोग कह रहे 20% है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस 12% ही करस्पॉन्डेंट है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, जबकि इनके पास 19% है। तो देखो यहाँ फिनेंशियल लिटरेसी में ठीक ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 24 से 35% लाना है, 12 से 19% लाना है। 40% जो लोन है अभी भी मनी लेंडर्स देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ पीपल, नॉट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी। जोसेफ स्टिलिट्ज। Development is about transforming the life of people, not just transforming economies. जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ठीक है। कॉजेस फॉर बिहार वर्डनेस, पहला है हिस्ट्री। डिस्ट्रिक्ट्स ने इनको पुअर रखा है, एकदम सारे वो लिख दो, ठीक है। कैसे लैंड रिफॉर्म में दिक्कत आई से। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एजुकेशन में देखा जाए तो लो लिटरेसी रेट है 69.83%, ठीक है। हेल्थ में दिक्कत आ रही है, जेंडर का भी बुरा हाल हो रखा है। लिटरेसी बताओ 69.83, ठीक है। एग्रीकल्चर 19.9% लोग 54.2% उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। गवर्नेंस के इशू चल रहे हैं, रीजनल डिस्पैरिटी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, माइग्रेशन है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, हेल्थ, जेंडर, वो सब, ठीक है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट की मेजर। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, मुख्यमंत्री किसान आय योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्किल डेवलपमेंट के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, मुख्यमंत्री जनता दरबार योजना, मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना और मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, और उसके बाद वेलफेयर के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब देखो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना। ग्राम में संपर्क करो, शहर में सड़क बनाओ। बालक बालिका मेधावृत्ति योजना हो गई, मुख्यमंत्री किसान आय योजना हो गई, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो गई, महिला उद्यमी योजना भी लिख सकते हैं। चिकित्सा सहायता दे रहे हैं, और ग्रीवियंस के लिए मुख्यमंत्री जनता का दरबार लगा रहे, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कन्या का विवाह कर रहे हैं, लिखना है, ठीक है। अब आते हैं जुडिशल एक्टिविज़म। Judicial activism is not about substituting the legislature. It is about ensuring that the legislature act within the framework of constitution. समझ रहे हो? हम कह रहे हैं कि अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लेजिस्लेचर को हम सब्सिट्यूट कर दें, बस हम इतना सा कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर है वो मतलब विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करे। जस्टिस BR कृष्ण अय्यर, ठीक है। आर्टिकल देखो 1332 226 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है ये। प्रोएक्टिव रोल है, यूएस में इसका ओरिजिन हुआ। मेथड क्या है देखो, एक तो जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, एक PIL लगा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, एक्सेस टू इंटरनेशनल स्टैचर्स कर सकते हैं, और सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो अगर हम देखा जाए क्या क्या है, देखो जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, आपने जुडिशली रिव्यू किया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, PIL डाल सकते, जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास एक सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होता है, वो भी देख सकती है। एक्सेस टू नेशनल स्टेटस, ठीक है। जुडिशल रिव्यू नॉट रिसेंट 1970 में PN भगवती
JBR जस्टिस BR कृष्णा। जुडिशल रिव्यू रिसेंट फिनोमेना नहीं है, जुडिशल रिव्यू इज़ नॉट रिसेंट फिनोमेना। देखो जस्टिस BR कृष्ण अय्यर और जस्टिस PN भगवती 1900 और ये तुम्हारा केशवानंद भारती केस अपना चल ही रहा है, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव। रूल ऑफ लॉ को बढ़ाएगा गोलकनाथ केस में 1967 में, बोला नहीं तुम अमेंड ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेमोक्रेसी को भी बढ़ाएगा, जैसे कि केशवानंद भारती केस हो गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट को स्ट्रेंथन कर रहा है, जैसे मेनका गांधी केस ऑफ 1978, ठीक है। फिल कर रहा है लेजिस्लेटिव गैप, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इन्वायरमेंट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1987। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1987। सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी, जैसे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इसमें क्या है, ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट के बारे में बात कर रहा है। इन्वायरमेंट MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। फिर आते हैं सोशल जस्टिस एंड डिग्निटी, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014, जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट को भी वो कर रहा है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। जेंडर इनक्वालिटी नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। नेगेटिव देखो जुडिशल ओवररीच, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 इसको हटा दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर को डिक्रीज़ कर रहा है। देखो प्रकाश सिंह केस में पुलिस रिफॉर्म के लिए गाइडलाइन दे रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी प्लस लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, जैसे ने फायर कैरेक्टर्स पे बैन कर दिया, ठीक है। जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड पॉलिसी ग्रिड लॉ, जैसे राफेल जेट डील में ये लोग बोले जा रहे हैं। फोकस ऑन मेनली अर्बन इश्यूज़, जैसे मतलब एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अनअकाउंटेबल जुडिशरी, क्योंकि इनको चुनाव ही नहीं लगना है, अपना बोलते जा रहे हैं, ये फॉरवर्ड क्या दे रहे हैं हम। आप क्या करो, लेजिस्लेटिव क्लैरिटी दो, ठीक है। लेजिस्लेटिव क्लैरिटी होनी चाहिए, जुडिशल रिस्ट्रेंट गाइडलाइन होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव क्लैरिटी होनी चाहिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट गाइडलाइन होनी चाहिए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, जुडिशियल कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड एक्टिविज्म मस्ट बी बैलेंस्ड, द जुडिशरी मस्ट प्रोटेक्ट राइट बट नॉट ओवरस्टेप इट्स रोल इन गवर्नेंस। जस्टिस NV रमन्ना। जुडिशियल एक्टिविज्म इज विटल फॉर protecting rights and upholding justice, but unchecked activism can disrupt a democratic process. मतलब जुडिशल एक्टिविज्म इज विटल फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड अपहोल्डिंग जस्टिस। जुडिशल एक्टिविज्म इज विटल फॉर प्रोटेक्टिंग राइट एंड अपहोल्डिंग जस्टिस, बट अनचेक्ड एक्टिविज्म कैन डिसरप्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं UCC। देखो रिप्लेस करेगा पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन रिलीजन विद ए कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉ, ठीक है। इसमें इक्वालिटी, जस्टिस एंड नेशनल इंटीग्रेशन होगा। आर्टिकल 44 है DPSP एम टू हार्मोनाइजिंग लॉ रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। अब आते हैं UCC। आर्टिकल 44 हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 14 हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 25 से 28 इंश्योर रिलीजियस फ्रीडम बट डज नॉट प्रिवेंट लीगल रिफॉर्म फॉर इक्वालिटी, ठीक है, ओके। अब आते हैं 1947 में, वो सारे लोग कह रहे थे फंडामेंटल राइट बनाओ, UCC को मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट बनाओ, ये मीनो मसानी कह रही थी और हंसा मेहता कह रही थी। फिर 1948 में इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हुई, इनने DPSP में डाल दिया, ठीक है, आर्टिकल 44 को। फिर 1954 में आया स्पेशल मैरिज एक्ट फॉर सिविल मैरिजेस। फिर 1956 में आपने क्या किया, हिंदू कोड बिल को कोडिफाई कर दिया। फिर
86 में साहबानो केस हुआ जिसमें वाइडन द डिफरेंस, मतलब पर्सनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस को बढ़ा दिया। 2003 में जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने बोला कि हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट असर्टेड द नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। पॉजिटिव क्या है, ये जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। जैसे हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है उसने को पेरेंसी राइट को वो किया, को पेरेंसी राइट कुछ है, मतलब लड़कियों को भी हिंदू सक्सेशन एक्ट ने को पेरेनरी राइट को करा, पता नहीं क्या। नेशनल इंटीग्रेशन जैसे गोवा में है, ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेगा ये जो लॉ है, ठीक है। कोर्ट ने साहबानो जजमेंट 1985 एंड सरला मुदगिल केस 1995 में सरला साहिबानो केस में बोला कि इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। साहिबानो केस 1985 इनने बोला कि इन लोगों को मिलना चाहिए मेंटेनेंस, और सरला मुदगिल केस 1995 में इनने बोला कि आप रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हो ओनली टू प्रमोट, मतलब टू बाईगनी, आपको 2 शादियाँ करनी है इसलिए, तो ये सब गलत चीज़ है, ठीक है। नेगेटिव देखो, रिलीजियस सेंसिटिविटी, नेगेटिव क्या है, रिलीजियस सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल प्लस सोशल अपोजिशन। पर देखो रिलीजियस सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल और सोशल कंसेंसस बनाना चाहिए, मतलब अपोजिशन हो रहा है ना, लैक ऑफ कंसेंसस है। तो अब हम देखते हैं अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2023 लाया है, ठीक है। अब हमारे पास वे फॉरवर्ड होगा ग्रेजुअल कंसल्टेटिव अप्रोच रादर देन इमीडिएट ओवरहॉल करना चाहिए, ये लॉ कमीशन ने बोला, लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी। बिहेड क्या है, ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, फेज्ड मैनर, स्टार्ट विद जेंडर न्यूट्रल लॉ, वाइडर कंसल्टेशन, सबको बुलाओ, लीगल अवेयरनेस कराओ, मॉडल लॉ फॉर वॉलंटरी अडॉप्शन, मॉडल लॉ फॉर वॉलंटरी अडॉप्शन, मतलब वॉलंटरी अडॉप्शन के लिए मॉडल लॉ बना दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड नेसेसरी, क्यों नेसेसरी, इक्वालिटी जस्टिस, नेशनल इंटीग्रेशन को नेशनल देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नेसेसरी बिकॉज ये प्रमोट करती है इक्वालिटी जस्टिस एंड नेशनल यूनिटी को, बट ग्रेजुअल कंसल्टेटिव इम्प्लीमेंटेशन इज़ क्रूशियल टू एड्रेस कंसर्न एंड बिल्ड कंसेंसस, ठीक है। अब आते हैं कास्ट एंड क्लास। देखो रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ क्लास इन बिहार पॉलिटिक्स, ठीक है। कास्ट का देखो कास्ट बेस्ड वोटिंग हो रही है, मुस्लिम यादव, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट होगा है, ये मंडल कमीशन जब से आया 1990 में मंडल कमीशन आया, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ है, कास्ट बेस्ड वोटिंग हो रही है, कास्ट बेस्ड वोटिंग, इसमें क्या है मतलब हम कास्ट बेस्ड वोटिंग में मुस्लिम और यादव को हम कंक्लूड कर ले रहे हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है ऑफ लोअर कास्ट, जैसे मंडल कमीशन 1990, ठीक है। जेडीयू ने भी प्रमोट किया है। दलित और महादलित पॉलिटिक्स, ये तो यही लोग आए थे। महादलित कैटेगरी ये क्या कर रहा है, इंट्रा दलित इनइक्वालिटी को एड्रेस कर रहा है। दलित जो ग्रुप है उसके अंदर जो इंट्रा दलित इनइक्वालिटीज़ हैं उसको प्रमोट कर रहा है। सीवी अलाइंसेस एंड सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट बेस्ड अलाइंसेस एंड सोशल, जैसे जो बीजेपी और जेडीयू ये अपर कास्ट ओबीसी और दलित सबको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा क्या रोल है, कास्ट बेस्ड वोट मोबिलाइजेशन होता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है। दलित और महादलित पॉलिटिक्स हो रही है, ओके, और कास्ट बेस्ड अलायंसेस एंड सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है। क्लास का बात करते हैं। देखो क्लास बेसिकली थोड़ा इकोनॉमिक फिनोमेना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक क्लास, एक अर्बन क्लास हो जाएगा, और फिर देखो इकोनॉमिक क्लास एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशन। देखो जो फ्यूडल ऑनरशिप थी ना, जो एग्रेरियन, वो मिडिल क्लास के पास चली गई। फ्यूडल जो ऑनरशिप थी एग्रेरियन, वो मिडिल क्लास के पास चली गई। इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीतीश और लालू, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ माइग्रेंट एंड अर्बन क्लास हो गया, और जो हम वेलफेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कास्ट बेस्ड
पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये भी एक क्लास को हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो, बोथ डीपली एम्बेडेड इन बिहार पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कास्ट कंटिन्यू इन्फ्लुएंस वोटर बिहेवियर, बट राइजिंग रोल ऑफ बोथ, पूरी तरह से बोथ डीपली एम्बेडेड इन बिहार पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, समझ आ गया। कास्ट कंटिन्यू इन्फ्लुएंस वोटर बिहेवियर, बट राइजिंग रोल ऑफ economic class and development oriented politics, economic class and development oriented politics is gradually reshaping the electoral landscape। अब आते हैं हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस क्लास। देखो, क्लास इकोनॉमिक स्टेटस, वाइल कास्ट हैज़ हिस्टोरिकली डिटरमाइंड अक्रॉस द वेल्थ सॉरी देखो, कास्ट क्या है? कास्ट एक तरह से इकोनॉमिक स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो क्लास है वो इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन को देती है, लेकिन जो कास्ट है वो हैज़ हिस्टोरिकली डिटरमाइंड एक्सेस टू वेल्थ, लैंड, एजुकेशन एंड पावर, इन्फ्लुएंसिंग कास्ट क्लास मोबिलिटी। इसने मतलब इन्फ्लुएंस किया है, किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है? वेल्थ को इन्फ्लुएंस किया है, लैंड को इन्फ्लुएंस किया है, एजुकेशन को एंड पावर, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, आप किस कास्ट से हो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो देखो, आप सबसे देखो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम। सबसे पहले जो तुम्हारा ऑक्यूपेशन बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन, जैसे ब्राह्मण्स जो हैं या तो प्रीस्ट बन जाएंगे या स्कॉलर बन जाएंगे, क्षत्रिय लोग वॉरियर बनेंगे, वैश्य ट्रेडर बनेंगे, लेकिन शूद्रास लेबर, और दलित क्या करेंगे ये तो बताओ। तो ये हिस्टोरिकली चला आ रहा है। और देखो, लैंड ओनरशिप एंड वेल्थ ऑक्यूपेशन मेनली अपर कास्ट के हाथ में रहा है, जैसे बिहार में भूमिहार राजपूत के पास का है। इन लोगों ने क्या किया? डिनाइड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, डिनाइड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, इन्होंने ये ना आपको पढ़ने दे रहे हैं ना इकोनॉमिकली मूव करने दे रहे हैं। ये हिस्टोरिकल रीज़न हो गया। अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। हमने क्या किया? लैंड रिफॉर्म किया। 1960-70 में लैंड रिफॉर्म हुआ, ज़मींदारी गई बट नॉट फुली डिसमेंटल। उसके बाद आया एक मतलब एक रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन का दौर आया, पोस्ट मंडल और अर्बनाइजेशन एंड कास्ट क्लास मोबिलाइजेशन हुआ, ठीक है। लैंड रिफॉर्म हुआ, मंडल और मोबिलाइजेशन एंड कास्ट क्लास मतलब अर्बनाइजेशन एंड कास्ट क्लास मोबिलाइजेशन हुआ। अब आते हैं हम कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करते हैं। कास्ट बेस्ड पॉवर्टी, एस टी लैंड ओनरशिप लोअर है। कास्ट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस देख लिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस देख लिया। अब हम देखेंगे कास्ट से मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कैसे आ रही है। कास्ट बेस्ड पॉवर्टी, एस टी लैंड ओनरशिप लोअर है, एस टी के पास जो लैंड ओनरशिप है वो लोअर है। डोमिनेंट कास्ट एज इकोनॉमिक क्लासेस, जो डोमिनेंट कास्ट हैं जैसे यादव है वो इकोनॉमिक क्लास बन गए हैं, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, तो अभी भी बैन होने के बाद भी जो लोअर कास्ट के लोगों से ज़बरदस्त वो कराया जा रहा है, या तो क्या तो कि वो खुद कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो ये सब दिक्कत की बात है। अब आते हैं कास्ट पॉलिटिकल पावर एंड क्लास फॉर्मेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉलिसी, अपर कास्ट पॉलिटिकल पावर एंड क्लास फॉर्मेशन। कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी हो गई, अपर कास्ट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और दलित एंड ओबीसी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। दलित एंड ओबीसी एंटरप्रेन्योरशिप को कौन कर रहा है? दलित जैसे होता है कॉमर्स इंडस्ट्री, मतलब एक होता है ना दलित टाइप का है, मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स दलित के लिए है, वो दलित एंटरप्रेन्योरशिप को वो कर रहे हैं। कास्ट इन इंडिया हैज़ प्रूव्ड टू बी resilient social institution that had adopted to democratic process rather than disappearing। रजनी कुठारी, मतलब भैया देखो, कास्ट इन इंडिया हैज़ प्रूव्ड टू बी Caste in India has proved to be a resilient social institution that has adopted to democratic politics
डिसअपियरिंग, मतलब वो अडोप्ट कर लिया है, ठीक है। 80% ST SC OBC EWS है, ठीक है। रोल ऑफ कास्ट सिस्टम इन पॉलिटिक्स, कास्ट एज वोट बैंक, जैसे मुस्लिम यादव RJD में। कास्ट बेस्ड अलायंसेज एंड सोशल इंजीनियरिंग, जैसे कि जो BJP है वो EVC एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन एंड अपर कास्ट को टारगेट कर रहे हैं। 39 आउट ऑफ 40 सीट मिल गई थी उनको, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड कास्ट मोबिलाइजेशन, कास्ट सर्वे हुआ 2023 में, ये और प्रमोट करेगा। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बढ़ रही हैं, जैसे RJD GDU हो गई। वोटर टर्नआउट, ये कास्ट की अपील हो रही है, इसलिए वोटर 56.6%। कैंडिडेट सिलेक्शन 2020, 60% जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहे थे डोमिनेंट OBC और EBC ग्रुप। देखो कैंडिडेट सिलेक्शन 2020 में बिहार असेंबली इलेक्शन जो हुए उसमें 60% जो कैंडिडेट थे या तो डोमिनेंट कास्ट से थे या एक्सट्रीमली वीकर कास्ट से थे। भाई कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हो रहा है, कास्ट से रिलेटेड ये इंजीनियरिंग और अलाइंसेस बन रही हैं। रिजर्वेशन, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिटिक्स प्रमोट हो रही है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बढ़ रही है, वोटर टर्नआउट और कैंडिडेट सिलेक्शन ही इसी बेसिस पे हो रहा है। क्रिटिसिज्म क्या है, अंडरमाइन कर रहा है मेरिटोक्रेसी को, डीप कर रहा है डीपन सोशल डिवीजन, निगलेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंटल इशू, जैसे लो लिटरेसी रेट है। देखो हमने अभी पढ़ा 69.83 समझ लो, और ये 61 है, तो ये थोड़ा गलत है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन ओवर लॉन्ग टर्म गवर्नेंस, ओके। राइज ऑफ डाइवर्सिटी, राइज ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, राइज ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, ओके। अब आते हैं इधर, कास्ट इन अपकमिंग इलेक्शन। देखो ट्रेडिशनल कास्ट अलाइंसेस वर्सेस न्यू सोशल इक्वेशंस, जैसे BJP लब को बना रही है, कुर्मी और कोरी को ले रही है, ठीक है। कास्ट कंसेंसस, कास्ट सेंसस हुआ, OBC EBC 63% मिले हैं। OBC EBC 63% मिले हैं, ठीक है। तीसरा सब कास्ट फ्रेगमेंटेशन, जैसे है विकासशील इंसान पार्टी, सब कास्ट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जैसे विकासशील इंसान पार्टी हो गया, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ठीक है। कास्ट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड, देखो अभी परफॉर्मेंस की बेस्ड वोटिंग, देखो यूथ है उनमें हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसलिए भैया अब तो वो कह रहे हैं कि हम ऐसे वोट वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड कंपटीशन पॉपुलिज्म, ठीक है। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, देखो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को हमें बढ़ाना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म लाना है, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, वोटर अवेयरनेस करनी है, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी को एंगेज करना है, इन पर और इंट्रा पार्टी रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ठीक है। अब देखो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इंडिविजुअलिस्टिक हैं और नेशनलिस्ट है। इंडिविजुअलिस्टिक का क्या मतलब, नेशनलिस्ट का मतलब है कलेक्टिव वेलफेयर आइडियोलॉजी नेशनल इंटरेस्ट, और इंडिविजुअलिस्टिक का है पर्सनल एम्बिशन है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और रीजनल इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वाइल्ड फाउंडेशन नेशनलिज्म एंड कलेक्टिव वेलफेयरिज्म। वाइल्ड फाउंडेशन क्या है, नेशनलिज्म एंड कलेक्टिव वेलफेयरिज्म, बट ओवर टाइम, जैसे हमारा जो फाउंडेशन था वो नेशनलिज्म और कलेक्टिव वेलफेयरिज्म था, बट ओवर टाइम सिस्टम इंक्रीजिंगली बिकम इंडिविजुअलिस्टिक सेंटर, जैसे पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स और रीजनल कंसिडरेशन। इंडिविजुअलिस्टिक हम कैसे देख रहे हैं, पर्सनालिटी कल्ट एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आई, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जैसे NCP शिवसेना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड शॉर्ट टर्म गेन, ओके। वीक इंटरनल डेमोक्रेसी,
अब आते हैं नेशनलिज्म। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट अभी भी है। बीजेपी नेशनल यूनिटी एंड कल्चर को प्रमोट करता है। नेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ तो ये मेजॉरिटी पार्टी ही करती है, मेजर पार्टी कोलिजन गवर्नमेंट को भी मेनली जो हेड कर रही है यूपीए एनडीए, ये सब मेन पार्टीज़ हैं। ठीक है, अभी फॉरवर्ड देखो। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है हमें, और हमें क्या करना है, पर्सनालिटी कल्ट को घटाना है, आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोट करना है, और इलेक्टोरल रिफॉर्म को प्रमोट करना है। अब आते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स। डिक्लाइन कांग्रेस हिगेमोनी 1967 से 87 ऑनवर्ड्स ही गिर गई है। 1967 बिहार संयुक्त विधायक दल 1967 में जो आया वो आया बिहार संयुक्त विधायक दल। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बढ़ गई। कास्ट एंड आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को प्रमोट होने लग गई। कोलिशन कल्चर इन नेशनल पॉलिटिक्स पोस्ट 1989 जैसे यूनाइटेड फ्रंट, एनडीए, यूपीए। फिर उसके बाद आया फेडरलिज्म एंड रीजनल एस्पिरेशंस, ये फोर फ्रंट पे आए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू है देखो, लेकिन देखो प्रॉस्पेक्ट क्या है, इससे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस वो हो रहा है। चेक एंड बैलेंसेज ऑन पॉलिटिकल कंसंट्रेशन है। और अपॉर्चुनिज्म जैसे 2003, 2017, 2022 में देखा गया। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एंड फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ नेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट। amend as much as you want but do not touch foundation। ठीक है, डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन पिलर ऑफ जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, none can be dismantled। देखो, amend as much as you want but do not touch basic foundation। This is basic structure doctrine। amend as much as you want but don't touch foundation। ठीक है, डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन द पिलर ऑफ जस्टिस इक्वालिटी फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, none can be dismantled। The Constitution is not an instrument for government to restrain the peoples। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिस्ट्रेन द पीपल, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पीपल टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। पैट्रिक हेनरी। ठीक है, the constitution is not a mere lawyer document, it is a vehicle of life and its spirit is the spirit of age। डॉक्टर अम्बेडकर। constitution without constitution is mere a document lacking real enforcement। constitutionalism without constitution lacks a concrete legal foundation। constitutionalism without constitution lacks a concrete legal foundation। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सेपरेशन ऑफ पावर को प्रमोट कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, पॉपुलर सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट और सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी, जैसे आर्टिकल 13, 14, 32, 50, 60, 365। कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन अडेप्टेबल। एविडेंसेस देखो, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाए। मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया। रमेश प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिजेक्ट एब्सोल्यूट पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो रिजेक्ट करता है एब्सोल्यूट पावर को। IR कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007, गवर्नमेंट पावर मस्ट बी कंट्रोल्ड, वो कह रहा है। ओके, फिर है पुट्टा स्वामी में राइट टू प्राइवेसी, नवतेज सिंह दोहा सेक्शन 377 को IPC को इसको वो हटा दिया। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, सेपरेशन ऑफ पावर। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, its spirit must be preserved। This is the essence of basic structure। ठीक है, अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट कैन परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क, जैसे लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। अब इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है, जैसे AI फॉर ऑल हो गया, कम्युनिटी सेंटर फॉर AI, ये हैदराबाद में बना, इसको बोल रहे हैं हैक्स आर्ट इंस्टीट्यूट। AI फॉर ऑल कम्युनिटी सेंटर हैदराबाद में बन गया। AI पेटेंट 4000 है हमारे पास।
नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई और नेशनल एआई गवर्नेंस, एआई इन गवर्नेंस और नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ एआई। उसके अलावा क्या है, क्या CAIR, केयर, नेशनल सेंटर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स, DRDO, नेशनल सेंटर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स, जिससे इंडिया में सैंड में 10 मिलियन यूथ को एआई रोबोटिक्स बिग डेटा में हम ट्रेन कर रहे हैं। इंडिया एआई इनिशिएटिव, ठीक है, एआई मिशन वाला भी है। और परम सिद्धि एआई, ठीक है, ये सब चल रहा है। अब डिफेंस में देखो, ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन हो गया, सर्विलांस एंड इंटेलिजेंस के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं। ऑटोनोमस वेपन जैसे ड्रोन हो गया, रोबोटिक सोल्जर्स हो गए, या प्रिसीजन मिसाइल हो गया, ड्रोन, रोबोटिक सोल्जर्स एंड प्रिसीजन मिसाइल। साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। एग्रीकल्चर में स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया, IoT, सैटेलाइट और IoT गुड क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ईल्ड प्रोडक्शन कर सकता है, ऑटोमेटेड बीडिंग पेस्ट कंट्रोल कर सकता है, एआई इन सप्लाई चेन आप कर सकते हो। हेल्थ में देखो, मेडिकल डेटा मैनेजमेंट कर सकता है, वर्चुअल नर्सेज आपको असिस्ट कर सकती हैं, ड्रग डिलीवरी कर सकता है, और कैसे डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है, प्रिसीजन मेडिसिन में हेल्प कर सकता है, बिहेवियरेबल हैंड ट्रैकर जैसे फिटबिट हो गया या एप्पल वॉच हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोनोमस व्हीकल हो गई, एआई रेलवे एंड एविएशन। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, ऑटोमेट ग्रेडिंग एंड असेसमेंट, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन हो गया, ऑटोमेट ग्रेडिंग एंड असेसमेंट हो गया, और वर्चुअल क्लासरूम हो गया। पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम हो गया, ऑटोमेट ग्रेडिंग एंड असेसमेंट हो गया, ठीक है। क्रिमिनल एंड लॉ में देखा जाए, फॉरेंसिक एआई हो गया, एआई इन सर्विलांस हो गया, एआई इनेबल्ड जुडिशरी हो गई। ओके, स्पेस में एआई इन इसरो मिशन और प्रेडिक्टिव एनालिसिस में हेल्प कर सकती है। एनवायरनमेंट में एआई इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एआई इन डिजास्टर मैनेजमेंट। रोज़ देखो, रिस्क को मिटिगेट करता है, जैसे हमने न्यूक्लियर प्लांट में लगा दिया, स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगा दिया। रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर, 24 घंटे अवेलेबल होगा, एफिशिएंसी बढ़ा देगा, डेटा ड्रिवन इंसाइट होगी। कौन से, जॉब डिस्प्लेसमेंट, एथिकल कंसर्न है, कॉस्ट भी है ज़्यादा, और टेक डिपेंडेंट है। हमारे को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन हमें एथिकल एआई यूज़, बर्सफुल रीस्किलिंग एंड रोबस्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना चाहिए। थर्ड एआई पेरिस समिट हो गया, ठीक है। अब देखो हेल्थ एआई देखते हैं। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सरह को लॉन्च किया। ये एक तरह से हेल्थ असिस्टेंट है, मतलब स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। सरह स्मार्ट एआई, एस फॉर स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करना, इन्फॉर्मेशन, हेल्थ हैबिट और मेंटल वेलबींग पे फोकस करेगा। ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा आपके जीवन को लेके। तो आप क्या कर सकते हो ना, और मतलब थोड़ा सोच समझ के आप डिसीजंस वगैरह ले सकते हो। आपकी जो अपकमिंग बीमारियां हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंडिया में देखो, इंडिया में यही का क्या है, अर्ली डिजीज़ डिटेक्शन के लिए देखो एक आया है आई ऑन्कोलॉजी एआई। ये ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर, ओवरियन कैंसर को बता देता है। क्या नाम है, आई ऑन्कोलॉजी.ai। ये इसको कौन बनाया है, एम्स बनाया है CDEC के साथ मिलकर। अभी एक स्टार्टअप है फदावत एआई, ये टीबी एलिमिनेशन के लिए एआई को हेल्प कर रहा है, एआई से हेल्प ले रहा है। अर्ली डायबिटिक रीनोपैथी डिटेक्शन, ये डायबिटीज़ डिटेक्शन के लिए है। फोरस हेल्थ नीति आयोग एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब आते हैं ICTI, मतलब हो गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एआई, या मद्रास और नीति आयोग मिलके एआई ड्रिवन रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिकल एआई गाइडलाइन किसने, मेडिकल काउंसिल ने दी है, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ठीक है। अब आते हैं
पोटेंशियल देखो, ये हमारे को ड्रग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में अपोलो यूज़ कर रहा है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में एआई ड्रिवन डिटेक्शन हेल्थ रिकॉर्ड, एआई ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है। क्रिटिकल रिसर्च एंड ड्रग डिलीवरीज़ में, ड्रग डिस्कवरीज़ में इसको हम यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटीन SGM टोरंटो, एआई प्रोटीन डिज़ाइन, प्रोटीन SGM ये कहाँ मिला, टोरंटो में मिला, एआई प्रोटीन डिज़ाइन, ठीक है। रोबोटिक सर्जरी में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वर्क फोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मान लो चैटबॉट हो गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया। हेल्थ केयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल इंडिया मिशन डिजिटल हेल्थ कार्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेल्थ प्राइमरी हेल्थ PHRs बताएंगे। फिर है नेशनल हेल्थ स्टेक, ठीक है। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, बायस इन एआई मॉडल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का दिक्कत हो सकता है, जैसे ब्लैक बॉक्स में काम कर रहा है, डिसीजन मेकिंग ओपेक है, प्लस लेस ट्रस्टवर्दी है। रेगुलेशन एंड एथिकल कंसर्न है, एआई असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी आप कर रहे हो, वो फेल हो गई तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, जॉब डिस्प्लेसमेंट कर सकता है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस एथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ एआई इन हेल्थ, ठीक है, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ट्रांसपेरेंट सेफ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करना चाहिए। अब आते हैं पेरिस एआई समिट। पेरिस देखो 3rd एडिशन हुआ, ये सस्टेनेबल प्लस एनर्जी एफिशिएंट एआई, ये क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि हमें इसको क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव से मैच करना है। इसके 3 पिलर इन्होंने बता दिए, देखो एक्सेसिबल एआई इन गवर्नेंस और एआई सस्टेनेबल एआई गवर्नेंस, एथिकल एआई हो गई। सस्टेनेबल एआई मतलब लोअर एनर्जी कंजम्पशन और इन्हांसिंग एक्सेसिबिलिटी, वाले सेफर एंड रिलायबल वो होना चाहिए, इंडिपेंडेंस। 5 की थीम्स बताई इनने, देखो एआई इन पब्लिक सर्विस, ग्लोबल एआई गवर्नेंस में एआई का यूज, ट्रस्ट है हमें एआई है नहीं है, फ्यूचर ऑफ वर्क, जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनोवेशन कल्चर, ठीक है। अब आते हैं इधर इंडियन प्रोस्पेक्टिव देखा जाए, एआई फॉर ग्लोबल गुड, 5 पिलर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई, जैसे मोदी जी ने बोला। देखो 5 पिलर क्या है, एक तो होगी ओपन एआई, दूसरी होगी एथिकल एआई, ठीक है। एआई इन गवर्नेंस हो गया, हमें टैकल करना है जो भी थ्रेट वगैरह आ रहे हैं एआई से रिलेटेड, उनको हमें टैकलिंग एआई ड्रिवन थ्रेट और ग्लोबल ऑपरेशन पे फोकस करना है। अब आते हैं जॉब डिस्प्लेसमेंट, अगर हो रहा है तो स्किल इंडिया करो, इंडस्ट्रियल एकेडमिया कोलैबोरेशन करो, और उसके बाद क्या करो, एआई एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करो। सिग्निफिकेंस देखो, इंडियाज़ ग्लोबल एआई लीडरशिप चाहिए इंडिया को, इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक एआई पार्टनरशिप चल रहा है वे फॉरवर्ड, इंडिया को अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल जनरेट करना चाहिए, PPP एआई कोलैबोरेशन होना चाहिए। इंडियाज़ एआई मिशन, जिसमें कि हम सब्सिडाइज्ड GPU एक्सेस दे रहे हैं और ग्रांट्स दे रहे हैं और एथिकल एआई को ऐसे सब प्रमोट कर रहे हैं। अब आते हैं इंडिया एआई मिशन। एआई इज़ नॉट अ थ्रेट बट अ टूल इज़ यूज्ड वाइजली कैन सॉल्व ह्यूमैनिटीज़ ग्रेटेस्ट चैलेंजेस, ठीक है। अब देखते हैं यूनियन बजट में केवल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसी साल 551.75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊपर देखो ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया एआई मिशन का, हमें एआई कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेटा क्वालिटी को बढ़ाना है, इंडिजिनस हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, टैलेंट को भी प्रमोट करना है एआई में, एआई स्टार्टअप और एथिकल एआई। देखो बजट क्या था जब स्टार्टिंग में बनाया था तो 10,372 करोड़ का बजट था, 10,372 करोड़ का बजट था। 10,000 GPUs को हम यूज़ कर रहे थे, 10,372 करोड़ का बजट था, समझ आ रहा है। 10,000 GPUs को हम यूज़ कर रहे थे। 100 बिलियन पैरामीटर ट्रेंड इंडियन लैंग्वेजेस, 100 बिलियन से हम डेटा से ट्रेंड कर रहे थे। कंप्यूटर कैपेसिटी 10,000 GPUs, इनोवेशन सेंटर 2,000 करोड़ दे रहे हैं। डेटा सेट टू ट्रेन नॉन पर्सनल डेटा है, ठीक है।
अब आते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं, फ्यूचर स्किल पे स्टार्टअप 2000 डीप टेक AI स्टार्टअप अंडर सेफ्टी एंड ट्रस्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखो इंडिया AI नेशनल AI स्ट्रेटजी, नेशनल AI स्ट्रेटजी, इंडियन मिशन, नेशनल मिशन ऑन AI, इंडियन AI मिशन हो गया, नेशनल AI स्ट्रेटजी हो गई, AI पोर्टल हो गया, इंडियन AI मिशन, ठीक है। डेटा एनालिसिस, डेटा इज़ न्यू ऑल, AI फॉर ऑल प्रोग्राम चला रहा है, AI फॉर ऑल नॉस्कॉम, ठीक है, AI फॉर ऑल। स्टार्टिंग में इनसे क्या था, गवर्नमेंट में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग सिटी मिशन और GI क्लाउड जैसे मेघराज और ग्लोबल इंडिया AI समिट, ये सब गवर्नमेंट का चल रहा है। रिसर्च में IIT और ISC फुलपुर वो कर रहे हैं। AI क्लस्टर जैसे बेंगलोर, सिलिकॉन वैली, 2000 प्लस AI स्टार्टअप है। IT एक्सपर्ट, मतलब ये जो वैल्यू है उसकी 50 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स है, और पेटेंट्स 400 प्लस इनको पेटेंट भी मिले हुए हैं। आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट इन वेरियस टेक फील्ड, जैसे एग्रीकल्चर मेडिसिन हो गया। मोमेंटम क्या कब मिला, जब DNA स्ट्रक्चर की खोज हुई, जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोजी और पॉलीमियर्स चैन रिएक्शन की खोज हुई। अब हम मेथड देखें, मेथड हमारे देखो, एक तो हो गया जीन थेरेपी करेंगे, जीन इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, ओके। फिर हो गया एक RNA इंटरफेस को क्रिएट करेंगे, टिश्यू कल्चर को ग्रो करेंगे, और सबसे लास्ट में है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग दो तरह से हो गई, एक है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA और पॉलीमियर्स चेन रिएक्शन है। इसमें क्या है, एम्प्लीफाइज स्पेसिफिक DNA सेगमेंट आउटसाइड लिविंग सेल है। अब आते हैं RNA इंटरफेस, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे इसमें स्मॉल RNA ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती हैं जीन के एक्सप्रेशन को, इससे ये हेल्प करता है जीन्स साइलेंसिंग और पेस्ट रजिस्टिंग क्रॉप्स में, ठीक है। टिश्यू कल्चर की बात करते हैं हम, प्लांट टिश्यू कल्चर जैसे ड्रग टेस्टिंग में यूज़ कर जाता है, एडवांस वैक्सीनेशन में यूज़ करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैसे इसमें बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एनालाइज करे, इंटरप्रेट करेगा बायोलॉजिकल डेटा, इससे जीनोमिक सीक्वेंसेस वगैरह की जा सकती है। एप्लीकेशन देखो मेडिकल साइंस में, उसको हो गया रेड बायोटेक, जैसे जीन थेरेपी हो गया जीन थेरेपी में रेड बायोटेक, मेडिकल वे होगा रेड बायोटेक, ठीक है। जीन थेरेपी हो गया CAR-T थेरेपी, कैंसर से रिलेटेड है, और थेराप्यूटिक प्रोटीन जैसे इंसुलिन हो गया, मोनोक्लोन हो गया, एंटीबॉडीज़, ठीक है, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक हो गया, ये तुम्हारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एंजाइम, जैसे बायोफिल हो गया। अच्छा, इंडस्ट्रियल बायोटेक में बायोफिल वगैरह हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर बायोटेक में BT कॉटन, GM क्रॉप्स हो गया, या प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इनको यूज़ करेंगे। इन्वायरमेंट में आप यूज़ ही कर सकते हो। और एनिमल बायोटेक में जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल फॉर रिसर्च इन एग्रीकल्चर, जैसे देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे डॉली द सीप, ठीक है। अब इंडिया में देखो, इंडिया में सबसे पहले तो हम देखो इंडस्ट्री कितने की है। 2022 में 137 बिलियन की थी, 2025 में 150 और 2030 में 300 बिलियन की हो गई। इंडिया टॉप 12 डेस्टिनेशन में आता है, ठीक है। स्टार्टअप की अगर देखा जाए तो इस समय स्टार्टअप है 66,756, बट हमारा टारगेट है, हमें 10,000 स्टार्टअप चाहिए। अब इसके अलावा हम मिशन कौन से चला रहे हैं, बायोटेक पार्क, बायोटेक फर्म, ऐसे पता नहीं। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन नेशनल बायोटेक, देखो क्या है, DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, नेशनल बायोटेक बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसर्च और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, नेशनल बायोफार्मा मिशन हो गया, अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, नेशनल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन हो गया, ठीक है। इनोवेशन इन इंडिया, I3 बायोटेक किसान, बायोटेक फार्म ऑफ विराट, ठीक है। अब आते हैं पर चैलेंजेस, ऑनरशिप और एक्सेस का एक चैलेंज है, जेनेटिकल कंसर्न्स है, इमर्जिंग रिस्क है, सिक्योरिटी थ्रेट है, बायो वेपन्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। आते हैं मॉनसून,
टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है प्रेशर सिस्टम की वजह से और ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से। 60% हमारे पास इंडिया पे इसमें साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन मानसून इंक्रीज कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी, शिफ्टिंग टाइमिंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रीजन डिस्पैरिटी आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, स्पेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो गैंगेटिक प्लेन, रेन शैडो रीजन। अब आते हैं टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, प्री मानसून क्या चल रहा है, पीक मानसून पीरियड में क्या चल रहा है और पोस्ट मानसून क्या चल रहा है। ठीक है,